हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता। स्वागत करती हूं फिनशाला के आज के इस वीडियो पे। आज का हमारा जो वीडियो है वो एफएमबीएम सीरीज के वो हमारे फाइनेंशियल मार्केट बिजनेस मॉड्यूल के सीरीज का चैप्टर 8 है, जहां हम उसका पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो होगा कॉर्पोरेट एक्शन। तो चलिए समझते हैं इस टर्म का क्या मतलब होता है और इस कॉर्पोरेट एक्शन से क्या चेंजेस आते हैं। जनरली कॉर्पोरेट एक्शन एक ऐसी इवेंट होती है जिससे एक तरह का मटेरियल इम्पैक्ट या कोई तरह की चेंज जो है आपको देखने मिल सकती है। जनरली क्या होता है, कोई भी लिस्टेड कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल के बाद कॉर्पोरेट एक्शन ला सकती है। और इस टाइप के एक्शन जो है मटेरियली इम्पैक्ट करते हैं सिक्योरिटीज को। जब भी कोई भी तरह के कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस होते हैं, उससे हमें कंपनी के फाइनेंशियल अफेयर्स के बारे में पता चलता है। कंपनी के शेयर प्राइस और परफॉर्मेंस में हमें चेंजेस देखने मिल सकती है। इन कॉर्पोरेट एक्शंस की वजह से शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स के होल्डिंग में चेंजेस आ सकते हैं। कॉर्पोरेट एक्शंस जो है बहुत तरह के होते हैं, जैसे डिविडेंड हो गए, स्टॉक स्प्लिट हो गया, राइट्स इशू हो गए, मर्जर एंड एक्विजिशन भी कॉर्पोरेट एक्शन के अंडर ही आते हैं। बोनस इशू या बाईबैक जो है, ये सभी तरह के इवेंट्स जो होते हैं वो उन्हें कॉर्पोरेट एक्शन के नाम से जानते हैं। चलिए समझते हैं पहला कॉर्पोरेट एक्शन, डिविडेंड। डिविडेंड एक्चुअली होता क्या है। जनरली जब भी हम कोई कंपनी के स्टॉक परचेज करते हैं, कंपनी क्या करती है, उससे प्रॉफिट अर्न करती है और ये प्रॉफिट जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को या तो डायरेक्टली वापस दे देती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड या बोनस, या अपने बिजनेस में वापस री इन्वेस्ट कर लेती है। तो अगर एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनको कभी भी रिटर्न्स जो है वो इंक्रीज इन वैल्यू के फॉर्म में हो सकती है या डिविडेंड के फॉर्म में हो सकती है। डिविडेंड जो होते हैं कंपनी के पार्ट अर्निंग्स होते हैं, जो कंपनी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डिसाइड करने के बाद शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। डिविडेंड जनरली दो तरह के होते हैं, या तो वो इंटीरियर डिविडेंड होते हैं या फाइनल डिविडेंड होते हैं। जनरली डिविडेंड जो है साल में 2 बार इशू किए जा सकते हैं और डिविडेंड जनरली पर शेयर बेसिस पे एक्सप्रेस्ड होते हैं। डिविडेंड ये परसेंटेज के फॉर्म में नहीं होते हैं। आप कभी कभी देखेंगे कि डिविडेंड जो है आपके, जब भी आप शेयर होल्ड करते हो, आपको ये ईमेल आता है कि आपको 3 रुपए पर शेयर डिविडेंड दिए जा रहे हैं या 10 रुपए डिविडेंड पर शेयर दिए जा रहे हैं। तो ये होता है जब पर शेयर फॉर्म में कि कितने रुपए का डिविडेंड आपको मिल रहा है, ये स्पेसिफाई होता है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलके डिसाइड करते हैं वेदर प्रॉफिट्स को एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए या रिटर्न के फॉर्म में कंपनी में ही री इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन लेने के बाद शेयर होल्डर से अप्रूवल लेते हैं और उसके बाद ही डिविडेंड जो है शेयर होल्डर्स को मिलती है। रीसेंट एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो आयशर मोटर ने 21 रुपीज पर शेयर डिविडेंड दिए हैं इस साल। मारुति ने 60 रुपीज पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर किया है और बाटा इंडिया जो है उन्होंने 50.50 रुपीज पर शेयर जो है वो डिविडेंड दिए हैं इस साल। अब चलिए समझते हैं डिविडेंड यील्ड क्या होता है। जनरली डिविडेंड यील्ड जो है वो एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन द करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एंड इशूइंग कंपनी ने पिछले 12 महीनों में डिविडेंड कितनी पे की है। जनरली इसके फॉर्मूला भी होता है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय 100। इसका मतलब होता है डिविडेंड यील्ड मतलब कितना डिविडेंड रिटर्न कितना मिला है शेयर होल्डर्स को। तो शेयर होल्डर्स क्या कर सकते हैं, अपने पिछले 12 महीने का डिविडेंड उनको जो मिला है वो डिवाइडेड बाय, अगर वो करंट मार्केट प्राइस और इनटू 100 करते हैं तो उनको ये
पता चलता है कि कितना परसेंटेज रिटर्न उनको मिला है। डिविडेंड यील्ड अगर कोई स्टॉक का हाई है तो इसका मतलब ये माना जाता है कि स्टॉक करंटली जो है वो अंडर वैल्यूड है और फ्यूचर में जाके उनको उनमें उनकी प्राइजेस जो है वो ग्रो कर सकती है। और अगर डिविडेंड यील्ड जो है वो लो है तो इसका मतलब ये होता है कि स्टॉक मार्केट करंटली जो मार्केट प्राइस है शेयर की वो अभी ओवर वैल्यूड है। अगर आपकी कंपनी की वैल्यू जो है वो 100 रुपए है और आपको डिविडेंड जो है वो 10 रुपीज पर शेयर मिल रहा है, तो यहाँ डिविडेंड यील्ड या डिविडेंड रिटर्न जो होगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे 10 / 100 × 100, जहां जिससे 10% जो है वो हमारा डिविडेंड यील्ड निकल के आता है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप अपना डिविडेंड यील्ड जो है बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो पास्ट ईयर्स में कितने डिविडेंड मिले हैं उससे आप अपना ईयरली डिविडेंड में कितना ग्रोथ हुआ है, डिविडेंड रिटर्न में कितना ग्रोथ हुआ है, वो भी आप मेजर कर सकते हैं। अब चलिए देख समझते हैं स्टॉक स्प्लिट आखिर होता क्या है। स्टॉक स्प्लिट नाम से ही समझ आता है कि स्टॉक्स जो है एग्जिस्टिंग शेयर्स जो है उसे एक स्मॉलर डिनोमिनेशन में स्प्लिट किया जाता है, जिससे कि क्या होते हैं, जो आपके हैंड में एज अ शेयर होल्डर आपकी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं। जनरली स्टॉक स्प्लिट जो है एक प्रोपोर्शन में डिसाइड होता है। स्टॉक स्प्लिट के केस में क्या होता है, शेयर होल्डर्स की नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बट मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, मार्केट कैपिटलाइजेशन, बट ओवरऑल कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है या वैल्यू ऑफ शेयर्स जो होती है जो एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर होल्ड करते हैं वो अनचेंज्ड रहती है। अब चलिए समझते हैं एक एग्जाम्पल से। सपोज स्प्लिट जो है इन द रेशियो 2:1 कंपनी ने डिक्लेयर किया है। 2:1 का मतलब होता है 2 for 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर 1 शेयर होल्ड करते हैं तो उन्हें 1 शेयर के बदले 2 शेयर कंपनी की तरफ से दी जाएंगी। अब चलिए नीचे 2 एग्जाम्पल से समझते हैं प्री स्प्लिट और पोस्ट स्प्लिट। सपोज कंपनी ने 2:1 का स्प्लिट अगर डिक्लेयर हुआ है, से कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 4,000 मिलियन है और शेयर प्राइस जो है वो 40 रुपीज चल रही है, एंड नंबर ऑफ शेयर्स जो मार्केट में इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है 100 मिलियन। अब क्या होगा पोस्ट स्प्लिट, अगर 2:1 के रेशियो में स्प्लिट हो रहे हैं तो पोस्ट स्प्लिट क्या होगा, जो कंपनी की शेयर प्राइस है वो 40 से घट के 20 हो जाएंगी एंड ऑटोमेटिकली, और आपके मार्केट कैप जो होंगे वो 4,000 मिलियन से एग्जैक्ट 4,000 ही रहेंगे। पर अब आप देखोगे आपके जो नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग्स है वो मार्केट में अब 100 मिलियन नहीं होके 200 मिलियन है। सेम केस है, अगर सपोज अगर आप एज एन इन्वेस्टर स्टॉक होल्ड करते हैं और 2:1 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट अगर अनाउंस होता है, तो अगर आप 100 शेयर्स होल्ड करते हैं तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स जो है आपको 200 क्वांटिटीज दिखाएंगी, बट प्राइस जो है उसका हाफ हो चुका होगा। स्टॉक स्प्लिट जो है जनरली कंपनी उस टाइम करती है जब उन्हें लगता है कि कोई स्टॉक जो है वो एक डायरेक्शन में अपसाइड मूव कर रही है और उसकी वैल्यू जो है बहुत हाई हो गई है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए वो स्टॉक स्प्लिट करते हैं, जिससे मार्केट प्राइस जो है वो हाफ हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और इससे क्या होता है, और जो जनरल पब्लिक जो है, जो रिटेल शेयर होल्डर्स है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉक स्प्लिट करने का एक रीजन और ये होता है कि कंपनी को अगर अपनी लिक्विडिटी इंक्रीज करनी हो तब वो स्टॉक स्प्लिट करते हैं, ताकि नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स जो है वो इंक्रीज हो। स्टॉक स्प्लिट का रीसेंट एग्जांपल है टाटा स्टील।
जो 10:1 के रेशो में स्प्लिट हुआ है, और जुबिलेंट फूड है जो 10:2 के रेशो में स्प्लिट हुए हैं। आप जाके इनके प्राइजेस भी चेक कर सकते हैं। टाटा स्टील की प्राइजेस जो है अपने ओरिजिनल प्राइस से, टाटा स्टील और जुबिलेंट फूड की प्राइजेस जो है अपने ओरिजिनल प्राइस से हाफ हो चुकी है। इससे क्या हुआ है, ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा रिटेलर्स अभी इन स्टॉक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग ने पहले भी समझा था, रीजन बिहाइंड स्टॉक स्प्लिट, एक तो ये होते हैं कि स्टॉक इसीलिए स्प्लिट किया जाता है, वन ऑफ द रीजन ऑफ स्प्लिटिंग स्टॉक इज कि प्राइस को कट डाउन करके एक अट्रैक्टिव लेवल पे ले आया जाए ताकि रिटेलर्स भी इन्वेस्ट कर सके। स्टॉक स्प्लिट होने की वजह से स्टॉक में लिक्विडिटी भी इंक्रीज होती है, एंड नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग्स एंड टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो है कंपनी के, वो भी इंक्रीज होते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट कॉर्पोरेट एक्शन जो है उसे स्टॉक कंसोलिडेशन के नाम से जानते हैं। स्टॉक कंसोलिडेशन जो है एक तरह का रिवर्स स्टॉक स्प्लिट होता है। स्टॉक कंसोलिडेशन को हम लोग स्टॉक स्प्लिट भी बोलते हैं और स्टॉक या स्टॉक मर्जर भी बोलते हैं। इस केस में क्या होते हैं, कंपनीज जो है 1:2 के रेशियो में स्टॉक कंसोलिडेट कर सकती है या 1:3 के रेशियो में कंसोलिडेट कर सकती है। जैसा हम लोगों ने अपने प्रीवियस एग्जांपल में पढ़ा था, स्टॉक स्प्लिट 2:1 के रेशियो में है अगर, तो हम लोग 2:1 उसे रीड करते हैं, और रिवर्स स्टॉक स्प्लिट के केस में 1:3 या 1:2 रेशियो को हम लोग पढ़ेंगे एज 1:2 या 1:3। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई शेयर होल्डर्स जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, उन्हें 1 शेयर मिलेंगे फॉर एवरी 2 और एवरी 3 शेयर्स दे आर होल्डिंग। स्टॉक कंसोलिडेशन जनरली लिक्विडिटी को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है, और इस केस में कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये चाहते हैं कि जो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो है वो रिड्यूस हो। तो स्टॉक रिवर्स स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग्स जो है वो डिक्रीज हो जाती है, बट शेयर प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब चलिए समझते हैं बाईबैक ऑफ शेयर्स क्या होता है। बाईबैक ऑफ शेयर्स का मतलब ये होता है, बाईबैक ऑफ शेयर्स जो है एक मेथड है जिससे जो इशूइंग कंपनी है वो अपने शेयर्स जो पास्ट में उन्होंने लिस्ट किया था वो शेयर होल्डर से वो वापस मांगती है। इशूइंग कंपनीज जो है अपनी ही शेयर्स जो है वो शेयर होल्डर से वापस मांगती है। जनरली कंपनीज का बाईबैक का पर्पस होता है कि वो लिक्विडिटी इंक्रीज कर सके और इन्वेस्टर्स के वेल्थ को इंक्रीज कर सके। कंपनीज जब भी बाईबैक डिक्लेयर करती हैं या बाईबैक अपने शेयर्स को बाईबैक करती हैं, तो वो करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा दाम में शेयर्स बाईबैक करती है, क्योंकि ताकि वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके। तो कोई भी अगर इंटरेस्टेड शेयर होल्डर्स हैं जो ज्यादा दाम में अपने शेयर्स को सेल करना चाहते हैं और प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो वो बाईबैक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरली कंपनी बाईबैक जो है 3 फॉर्म में करती है। अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से करती है इन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस। अगर आप एज एन इन्वेस्टर बाईबैक करना चाहते हैं, बाईबैक में इंटरेस्टेड है, तो आप बाईबैक में अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप नहीं इंटरेस्टेड हैं तो आप नहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है, कंपनीज जो है वो डायरेक्टली ओपन मार्केट में थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस भी बाईबैक कर सकती है, थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस, और इन द फॉर्म ऑफ ऑड लॉट भी कर सकती हैं। कुछ कंपनीज ने रिसेंटली बाईबैक किया था। सबसे पहले कंपनीज जो है वो एसीसी सीमेंट है। इनकी बाईबैक प्राइस जो थी वो 2300 रुपीज की थी, जबकि करंट मार्केट प्राइस जो है उससे काफी कम चल रही थी। सेकेंड एग्जाम्पल है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो ने जुलाई मंथ में बाईबैक किया, और बाईबैक अमाउंट जो थी वो 4600 थी, जबकि जो बाईबैक अनाउंस होने के पहले कंपनीज की जो एक्चुअल करंट मार्केट प्राइस जो थी वो 4075 रुपीज चल रही थी। तो अगर आप एज अ शेयर होल्डर, अगर आप इंटरेस्टेड
है इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो आप बाईबैक ऑफ शेयर्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बाईबैक में अप्लाई करेंगे, कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे, तभी आपको आपको जो है कैश प्रोसीड्स मिलेगा। बट अगर आप बाईबैक के लिए अप्लाई नहीं करते हैं विद इन द टाइम पीरियड, तो आपके डीमैट में शेयर्स रहेंगे और आप बाईबैक में पार्ट नहीं ले पाएंगे। कंपनीज जब भी कोई कॉर्पोरेट एक्शन लेके आती हैं, तो एक बुक क्लोजर डेट होती है या रिकॉर्ड डेट होती है, जो हेल्प करते हैं कंपनी को ये डिटरमाइन करने के लिए कि उस डेट तक, वो पर्टिकुलर गिवन डेट तक कौन एग्जैक्टली शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के। बुक क्लोजर डेट या रिकॉर्ड डे में जिन शेयर होल्डर्स का नाम लिस्ट में अवेलेबल होता है, उनको ही कॉर्पोरेट एक्शंस के बेनिफिट से डिविडेंड, बोनस शेयर, राइट्स इशू, जितने भी कॉर्पोरेट एक्शंस है, उनके बेनिफिट्स जो है उन शेयर होल्डर्स को मिलते हैं। ये रिकॉर्ड डेट वो डेट होता है जिस डेट में कंपनी के रिकॉर्ड्स में आपका नाम एज अ शेयर होल्डर अवेलेबल रहता है, और उस रिकॉर्ड डेट के बेसिस पे कंपनीज जो है, उनके कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और अपकमिंग इवेंट्स जो है, उन शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है। प्रीवियसली क्या होता था, जब फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट होते थे, तब इन्वेस्टर्स को अपने फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स को कंपनी को सेंड करना पड़ता था, जिससे वो रजिस्टर्ड होते थे उन बेनिफिट्स को रिसीव करने के लिए। बट क्योंकि आज के केस में क्या है, डिपॉजिटरीज अवेलेबल है, तो डिपॉजिटरीज के पास अप टू डेट लिस्ट होती है हर शेयर होल्डर्स की, जो कंपनी के उन सभी इन्वेस्टर्स की डिटेल होती है जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। तो डिपॉजिटरीज के होने की वजह से अब शेयर सर्टिफिकेट इन्वेस्टर्स को फिजिकली सेंड नहीं करना पड़ता कंपनी को, और कंपनीज के लिए भी ये इजी हो जाता है कि वो टाइमली बेनिफिट्स जो है वो शेयर होल्डर्स को पहुंचा सके। आपने बहुत बार देखा होगा, कभी भी कोई कॉर्पोरेट एक्शन जब कंपनी लेके आती है, तो उसके साथ एक रिकॉर्ड डेट मेंशन होता है, एक एक्स डेट भी मेंशन होता है। तो ये डेट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एज एन इन्वेस्टर वो सिक्योरिटीज होल्ड करते हैं, तभी आपको बेनिफिट्स रिसीव होगी, नहीं तो वो बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेगी। अब चलिए समझते हैं नो डिलीवरी पीरियड क्या होता है। जब भी कंपनी कोई बुक क्लोजर डेट या स्पेसिफिक रिकॉर्ड डेट मेंशन करती है, तो वो उसके साथ ही साथ एक नो डिलीवरी पीरियड भी सेट करती है। इस केस में क्या होता है, उस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज में आपको सिर्फ ट्रेडिंग ही परमिटेड है, और इस टाइप ऑफ सिक्योरिटी की सेटलमेंट जो है वो T+2 डे में नहीं होती है, बल्कि नो डिलीवरी पीरियड खत्म होने के बाद होती है। ये नो डिलीवरी पीरियड इसीलिए डिटरमाइन होती है ताकि कंपनीज को क्लियरली पता रहे कि कौन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है। अब चलिए समझते हैं एक्स डिविडेंड डेट क्या होती है। एक्स डिविडेंड डेट वो होती है जब सिक्योरिटीज ट्रेड होती है विदाउट द डिविडेंड इंक्लूडेड इन द प्राइस। एक्स डिविडेंड डेट जो है जनरली डिविडेंड के रिकॉर्ड डेट के एक दिन पहले की सेट होती है, और रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट दोनों ही वर्किंग डे में सेट किए जाते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी की एक्स डिविडेंड डेट जो है वो ट्यूसडे है और रिकॉर्ड डेट जो है उनकी वेडनेसडे को है, तो अगर आप कोई पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को ट्यूसडे को बाई करते हैं, उस केस में आप एंटाइटल्ड नहीं होंगे वो बेनिफिट्स रिसीव करने के लिए। क्योंकि अगर आप कोई भी शेयर ट्यूसडे को परचेज करते हैं, तो आपके डीमैट में वो थर्सडे तक क्रेडिट होती है, और क्योंकि रिकॉर्ड डेट जो है वो वेडनेसडे का है, तो आप कंपनी के लिस्ट में आप एज अ शेयर होल्डर एंटाइटल्ड नहीं होंगे कोई भी बेनिफिट्स के लिए। इस केस में क्या होगा, जिस सेलर ने अपने डीमैट से वो पर्टिकुलर सिक्योरिटी को सेल किया है ट्यूसडे को,
भले ही उनके पास सिक्योरिटी नहीं है, बट एज ऑन रिकॉर्ड डेट उनका नाम अभी भी इन्वेस्टर के शेयर होल्डर के लिस्ट में अवेलेबल रहेगा और बेनिफिट्स जो है डायरेक्टली उनको क्रेडिट कर दी जाएंगी। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। कभी भी कोई सिक्योरिटी की कभी भी कोई सिक्योरिटी में अगर डिविडेंड या बोनस अनाउंस होता है तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको वो बेनिफिट्स चाहिए तो काइंडली एक्स डिविडेंड डेट के एक दिन पहले या 2 दिन पहले सिक्योरिटीज को परचेज कर ले। जनरली फर्स्ट डे ऑफ नो डिलीवरी पीरियड ही एक्स डेट होता है और कॉर्पोरेट बेनिफिट्स को लेने के लिए आपको और कोई भी कॉर्पोरेट बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए आप अगर एक्स डिविडेंड डे पे या उसके बाद कोई भी स्टॉक परचेज करते हैं, सिक्योरिटीज परचेज करते हैं, तो वो बेनिफिट्स आपको रिसीव नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। काइंडली इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फाइनेंशियल मार्केट रिलेटेड जो बेसिक टॉपिक्स है उसके बारे में मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस में आपको और जानकारी मिले। मेरे प्रीवियस वीडियो के लिंक्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल कर दिए गए हैं। उन वीडियोस को देख के आप फाइनेंशियल मार्केट में कुछ बेसिक टॉपिक्स के बारे में जान सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।